डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 18, स्कूल मैडोना का ध्यान आकर्षित करना। अनुवादक, ये नॉवेल सुपर टॉप नॉवेल द्वारा लिखा गया है। आर्य के खूबसूरत फिगर को उसके बगल में बैठी गोलमटोल लव ने और भी निखार दिया। वह और भी आकर्षक लग रही थी। मांगे ने मेज पर जोर से दस्तक दी और चिल्लाया, वेटर, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। मांगे की दमदार आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। ऑर्डर देने का यह उसका शानदार अंदाज था। चाहे उसे खुद को शर्मिंदा करना पड़े या नहीं, वह अपनी हरकतों पर अड़ा रहा ताकि वह अपनी आंखों के सामने खड़ी उस हसीना को प्रभावित कर सके और उसके मन में उसके लिए जो धारणा थी उसे बदल सके। भाई, आर्य ने धीरे से फुसफुसाते हुए अपने भाई की आस्तीन खींची और अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। वह बिल्कुल अवाक थी। उसका तेज तर्रार दिमाग भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका भाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वह विनम्रता और नैतिकता कहाँ गई जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाई थी? क्या उन्होंने उन्हें यह नहीं सिखाया था कि जो उनका हक नहीं है उसे कभी मत लेना? सोचिए कि उसका भाई दूसरों से पैसे लेने के बाद भी इतनी बेशर्मी से उनसे कोई चीज मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और हाँ, उसका ये रूप वाकई प्यारा है। उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। जहां तक लव का सवाल है, उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पैसे तो चाहिए ही, लेकिन वह मांगे से दो बातों पर सवाल भी करना चाहता था। पहला, उसकी बहन ने इतनी बड़ी रकम कैसे और क्यों जीत ली। दूसरा सवाल मांगे से उस बदमाश का नाम और उसकी जाति पूछना था जिसने मैदान में दौड़ते हुए उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हालांकि बदला लेना कोई नेक काम नहीं था, लेकिन लव उसे ऐसा करने नहीं देना चाहता था। हाय, क्या आप अपने ऑर्डर में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? वेटर ने विनम्रता से पूछा। ये देखकर कि आखिरकार उसे कैंपस की उस सुंदरी के साथ खाने का मजा लेने का हक मिल गया है, मांगे ने तुरंत राहत की सांस ली। मांगे लापरवाही से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और वेटर की तरफ सिर उठाया। अपने सबसे खास, सबसे महंगे व्यंजन हमारे लिए लाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ। जब मैं दावत दे रहा हूं तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं, उसने साफ आवाज में जवाब दिया। वेटर को दूर भगाते हुए मांगे को अपने खोए हुए $10,000 पर कोई अन्याय महसूस नहीं हुआ, क्योंकि असल में उसने सिर्फ $1,000 ही गंवाए थे। लव, जो मांगे के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था, ने गुस्से से सिर हिलाया और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, क्योंकि वह दोपहर की भव्य दावत को खाने के लिए तैयार था। कक्षा 12 की कक्षा 6 में वापस। दिन के आखिरी पाठ के दौरान, जो अभी अभी समाप्त हुआ था, लिली और शान दोनों अपने ही विचारों में इतने खो गए थे कि उन्होंने शिक्षक द्वारा पाठ में कही गई एक भी बात नहीं सुनी। लिली अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आज क्या हुआ था। एक मोटा आदमी, जिसका वजन 100 किलो से ज्यादा था और जो आमतौर पर बिल्ली के बच्चे जितना कमजोर था, रातों रात इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है और इतना चौंकाने वाला कारनामा कैसे कर सकता है। 100 मीटर दौड़ने के बाद सांस फूलने से लेकर 25 किलो का रेत का बोरा उठाकर 11 चक्कर लगाने तक, ये कैसे मुमकिन हुआ? लिली की हताशा आंशिक रूप से इस बात से भी जुड़ी थी कि शान ने उसके $1,000 कैसे गंवा दिए, जिससे वह नाराज थी। अपनी अच्छी दोस्त को इस तरह बेवजह पैसे गंवाते देखना उसके लिए अस्वीकार्य था। वह शान के साथ लंच पर जाने का इंतजार करने लगी। शान अपना सामान पैक करते हुए शांत और संयमित भाव से ऐसे पेश आई मानो उन्होंने अभी अभी $1,000 नहीं गंवाए हों। चिंतित लिली ने पूछा, शान, क्या तुम सच में उस बदमाश मांगे को अपने पैसे दोगी? शान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जब उसने लिली की तरफ देखा। वह जानती थी कि लिली का गुस्सा उसके साथ हुए अन्याय की चिंता की वजह से था। शान धीरे से उठी और धीमे स्वर में बोली, हार तो हार ही होती है, मांगे ने मुझे दांव लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। चूंकि यह मेरी समझदारी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं जरूर भुगतान करूंगी। लेकिन, लिली हकलाया, ये जानते हुए कि उसकी बात सच है, लिली खंडन नहीं कर सका। काओ शान ने धीरे से लिली का हाथ थामा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं ही तो दांव लगाना चाहता था, तो दोष मेरा ही होना चाहिए। सोचिए, वह आदमी वाकई 11 राउंड पूरे कर पाया। चलो, मैं तुम्हें दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया से तुम्हारी पसंदीदा सिचुआन उबली हुई मछली खिलाऊंगा, कैसा लग रहा है? शान ने कहा। सच में, तुम सबसे अच्छा शान हो। चलो, सिचुआन उबली हुई मछली खाने की बात सुनकर लिली ने उत्साह से जवाब दिया। स्कूल की इमारत से बाहर निकलने के बाद, शान ने एक शांत जगह ढूंढी और लिली से कहा, लिली, क्या तुम पहले दूसरी मंजिल वाले कैफेटेरिया में जा सकते हो? मैं ये कॉल खत्म करने के बाद तुमसे मिलूंगा। लिली ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चला गया।
ये जानते हुए कि शान शायद ही कभी कॉल करते हैं, लिली को यकीन था कि यह किसी ज़रूरी काम के लिए है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि लिली सुनने की सीमा से बाहर चला गया है, शान ने अपना नवीनतम आईफोन 5 निकाला और अपने संपर्कों में से एक को डायल करना शुरू कर दिया। हजारों मील दूर, चीन के पीएलए सैन्य क्षेत्र के एक कैंप में एक हृष्ट-पुष्ट, 1.83 मीटर लंबे, गठीले शरीर और रौबदार आभा वाले एक खूबसूरत सैन्य अधिकारी ने फोन उठाया और अचानक बोला, अरे मिस, प्रवेश परीक्षाओं से ठीक पहले इतने व्यस्त समय में फोन क्यों कर रही हो? अपने बड़े भाई की याद आ रही है? या वो बदमाश फिर से परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती? बस उसे पीट दो, समस्या हल हो गई। तियान, मैंने अभी अभी किसी को तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ते देखा है। शान ने जवाब दिया। तियान एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसकी बहन ने उसे कभी उसके पूरे नाम से नहीं पुकारा था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी यह घमंडी और बिगड़ैल बहन उसके पिता की लाडली थी। लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि तियान खुद भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा रिकॉर्ड? तियान के नाम इतने सारे रिकॉर्ड थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शान किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। शान ने खिलखिलाकर जवाब दिया, मैं और किन रिकॉर्डों की बात कर रही हूँ? बेशक, वो आकर्षक रिकॉर्ड जो तुमने स्पेशल फोर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट के दौरान बनाया था। हालांकि स्कूल की मैडोना स्कूल में हमेशा बर्फ की तरह शांत रहती थी, फिर भी अपने भाई से बात करते समय वह हमेशा एक गर्वीली छोटी बच्ची जैसी हो जाती थी। उसका जवाब सुनकर तियान की भौहें तन गईं और उसने अपनी तलवार जैसी धारदार देह को सीधा किया और फिर चिल्लाया, तुम्हारा मतलब वो वाला जिसमें मैं 25 किलो के रेत के बोरे के साथ 4 किलोमीटर दौड़ा था? शान ने सिर हिलाते हुए हंसी। मुझे याद है कि 10वां राउंड पूरा करने से पहले तुमने अपनी जांघ पर 2 बार चाकू चुभाया था, है ना? तियान अपनी बहन को उस शर्मनाक घटना का जिक्र करते हुए सुनकर खुद को भौंचक्का हुए बिना नहीं रख सका। उसने गला साफ करने का नाटक किया और फिर सख्ती से जवाब दिया, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। तुमने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इस बार तुम क्लास लेने के बजाय किस कैंप में भाग गई थी? तियान ने सोचा, मेरे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी यह रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और अब ये रिकॉर्ड किसी और ने तोड़ दिया है। अगर मौका मिले तो मुझे इस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। शान ने अपने होंठ हिलाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है कि कौन से कैंप से? मैं अभी स्कूल से फोन कर रही हूँ, ठीक है? क्या, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे स्कूल के किसी छात्र ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। बकवास बंद करो, किसी हाई स्कूल के बच्चे के लिए मेरा रिकॉर्ड तोड़ना अभी 10 साल जल्दी है। तियान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जब तक वह व्यक्ति प्राचीन मार्शल कलाकारों का वंशज या पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने वाले गुप्त संप्रदाय के सदस्यों में से एक न हो, तब तक कोई भी साधारण हाई स्कूल का बच्चा मेरा प्रसिद्ध रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। बकवास। शान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तियान। मेरी कक्षा के एक छात्र ने 26 किलो का रेत का बोरा उठाकर मैदान के 11 चक्कर लगाए, कुल 4.4 किलोमीटर की दूरी। तियान सदमे में था। वो लड़का सिर्फ एक चक्कर ज्यादा कैसे दौड़ सकता है और मुझसे सिर्फ 1 किलो ज्यादा वजन कैसे उठा सकता है? मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? क्या मेरी बहन जानबूझकर मुझे उकसा रही है? अप्रैल फूल डे तो कल ही है। ये जानते हुए कि उसका घमंडी भाई उस पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं करेगा, शान ने अपनी व्याख्या जारी रखी। मैं सच कह रहा हूँ। उसे हमेशा क्लास में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन कौन जानता था कि वह अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर सकता है और उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी कीमत उसे चौथे राउंड के बाद खून की उल्टी करके चुकानी पड़ी। अपने भाई के अहंकार को ठेस पहुंचाने के डर से उसने तुरंत आगे कहा, जाहिर है, वह तुम्हारे मुकाबले बहुत धीरे दौड़ा होगा। 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगभग 90 मिनट लगे होंगे। तियान के जवाब देने से पहले एक लंबी खामोशी छा गई। ये कब हुआ? क्या दौड़ने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया था? उनका मानना था कि उनकी बहन उन्हें बोरियत के कारण नहीं बुलाती थी, बल्कि उनका अतीत याद दिलाकर उन्हें परेशान करने के लिए बुलाती थी। उसने आज दोपहर ही दौड़ना समाप्त किया था। दौड़ पूरी करने के बाद वह कुछ मिनटों के लिए ट्रैक पर ही खड़ा रहा। मुझे कक्षा में जाना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, शान ने याद करते हुए बताया। तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए भारी स्वर में अपनी बहन से कहा, बहन, इसमें कोई शक नहीं कि यह बच्चा अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे निकल गया है। अब से इस पर पूरा ध्यान देना। एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे निकल जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले कैसा था। अब से उसमें असीमित क्षमताएं हैं। समझी? वैसे बच्चा कैसा दिखता है? तियान ने सहजता से पूछा। वह थोड़ा चिंतित था, क्योंकि ज्यादा लोग उसकी बहन का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते थे। शान ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, वह लगभग तुम्हारी ही ऊंचाई का है और मोटा आदमी है, जिसका वजन कम से कम 100 किलो होगा।
खैर, मुझे अब लंच पर जाना है, अब तुम्हारे साथ गपशप करने का समय नहीं है। अलविदा। तियान ने जैसे ही फोन रखा, वह धीरे धीरे शांत होने लगा और आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगा। 100 किलो के मोटे आदमी का इतना धैर्य वाकई कमाल का है, ये तो मैं मानता हूँ। पर कम से कम दिखने में तो मैं जीत गया, हा हा। अल्पविराम। जब शान कॉल कर रही थी, तो परिसर के दूसरे हिस्से में जी जुन गुस्से में ली लेई को डांट रही थी। तुम बेवकूफ हो, तुम खुद को एमएमए फाइटर कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? वो मोटा सुअर पहले ही 4 राउंड मार चुका था, खून उगल रहा था और बुरी तरह थक चुका था। फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाए। कितने बेवकूफ हो तुम। उसने तुम्हें रेत की बोरी से भी मारा। क्या तुम अंधे थे? क्या तुम्हें चकमा देना नहीं आता? इसके अलावा आपने उस कमीने मांगे को बिना किसी लड़ाई के सबके सामने आपको लात मारने दिया। जुन जितना ज्यादा बोलता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। इस समय तक वह पूरी तरह से गुस्से में था, उसके सिर की नसें फट रही थीं। यह उसके आमतौर पर दिखाए जाने वाले शालीन व्यवहार से बिल्कुल अलग था। $5000 गंवाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मांगे ने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, आप मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब मैं उससे बात करूं तो उसकी आंखों में देखूं? आओ, कुछ तो बोलो, काय रीढ़ विहीन। लीलेई बस वहीं खड़ी रही, जुन द्वारा बुरी तरह डांटे जाने के बाद भी उसकी बात का खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार अपना गुस्सा निकालने के बाद, जुन ने शांत भाव धारण किया और अपनी सांसें थामते हुए एक पल के लिए मन ही मन सोचा। आखिरकार ली लेई की ओर मुड़ते हुए, जुन ने साफ कहा, तुम मांगे का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल, कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उस मोटे बदमाश लव को सबक सिखाने के मौके का इंतजार करो। मैं चाहता हूं कि वह अपने हाई स्कूल जीवन के अंतिम 2 महीने अस्पताल में बिताए, क्या मैं स्पष्ट हूं? ली ने जुन को देखते ही अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस की। वह समझ गया कि जुन ने जब इस लहजे में बात की है, तो इसका मतलब है कि वह वाकई गंभीर है। रोजर, ली ने उत्तर दिया। अध्याय 19, एक भाई का प्यार। अनुवादक। हाय दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो। चूंकि स्कूल के ज्यादातर छात्र दोपहर के भोजन के लिए जल्दी कर रहे थे, पहली मंजिल का कैफेटेरिया छात्रों की बातचीत और खाने के शोर से भर गया था। दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में भी लोगों की लगातार आवाजाही थी, हालांकि पहली मंजिल के मुकाबले कम। इसलिए वहां तुलनात्मक रूप से काफी शांति थी। चून की कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर किंग हाई के धनी मिस्टर और मिस परफेक्ट लोग अक्सर आते थे, इसलिए हर कोई मांगे को पहचानता था। अरे, क्या ये यंग मास्टर टैंग नहीं है? उनके साथ बैठे ये दोनों कौन हैं? सोचिए कि इन्हें यंग मास्टर टैंग के साथ खाने का मौका मिलेगा। अरे बेवकूफ, देखा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वो मोटा लड़का लव है? वो लड़का जिसने रेत की बोरी लेकर ट्रैक के 11 चक्कर लगाए और पूरे छात्र समुदाय को पागल कर दिया। और दूसरे वाले की बात करो, जरा उस आकृति को तो देखो। क्या मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? तुम कह रहे हो कि वह हमारे कैंपस की 3 सुंदरियों में से एक है, आर्य। क्या वह आमतौर पर चोटी नहीं बांधती? बिल्कुल वही है। लगता है यंग मास्टर टैंग ग्रेजुएशन से पहले ही बेलेनेना का दिल जीतने की कोशिश तेज करना चाहता है। इसका मतलब ये भी है कि वो जुनिया के खिलाफ पूरी ताकत झोंकना चाहता है। अरे, इसका मतलब है कि देखने लायक शो होगा। मांगे बनाम जुनिया, मैं ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कौन आर्य का दिल जीत पाएगा। मैं भी। इस समय दूसरी मंजिल पर धीमी फुसफुसाहटें और अटकलें गूंज रही थीं। देखो, छठी कक्षा की लिली भी यहाँ है। वह और शान अभिन्न है, तो क्या इसका मतलब है कि शान भी यहाँ आ रहा है? किंगश हाई की 3 बैले, आर्य, शान, मीना, हमेशा कैफेटेरिया की पहली मंजिल से खाना ऑर्डर करके हॉस्टल ले जाती थी। शान के लिए, उसका लंच आमतौर पर घर से ही कोई मंगवा लेता था। सिर्फ मीना ही कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर ज्यादा आता था। दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में तीनों सुंदरियों की उपस्थिति से वहां उपस्थित युवक युवतियों में उत्साह और चहल पहल बढ़ गई। यदि 3 महिलाएं अकेले मिलकर वास्तविक दृश्य उत्पन्न कर सकती हैं, तो क्या होगा जब 3 सुंदरियां एक साथ आ जाएं? दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में लगभग सभी की नजरें मांगे की मेज पर थी। उनकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी, क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ भी स्वादिष्ट खाने से चूकना नहीं चाहता था। आर्या अपने भाई को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने थके हुए शरीर को पोषण दे सके। उसने बाकी लोगों से थोड़ा पहले आने की योजना बनाई थी ताकि वे जल्दी से खाना खत्म कर सकें। आर्या अपनी ओर अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खाने के लिए इतना शांत कोना चुना। फिर भी वह खुद को ध्यान का केंद्र पाती रही। सौभाग्य से वह और लव दरवाजे की ओर पीठ करके बैठे थे और लव के विशाल शरीर के कारण वह नजरों से ओझल थी। वरना उन सभी अमीर पुरुष छात्रों की निगरानी में खाना खाना एक बड़ी मुसीबत बन जाता। आर्य को ऐसी परिस्थितियां वास्तव में नापसंद थीं।
इसके विपरीत लव ऐसी परिस्थितियों का आदी था और उसे अपने आसपास की निगाहों और फुसफुसाहटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बिल्कुल शांतचित्त था, मानो कैफेटेरिया में अकेला हो। कुछ छात्रों ने आर्य के पास बैठने की कोशिश की ताकि वे इस खेल का हिस्सा बन सकें, लेकिन मांगे की मौत भरी निगाहों से डरकर भाग गए। तांग मिंग ने आर्य के साथ अपने पहले भोजन का आनंद लेने की ठान ली थी और वह इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कोई भी उसके भोजन में खलल न डाले, चाहे इसके लिए खून ही क्यों न बहाना पड़े। लेकिन कुछ लोग अभी भी निर्दयी थे। लिली सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में दाखिल हुई। मांगे की सीट के पास वाली 3 सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटें भरी हुई देखकर वह दौड़कर दीवार के पास वाली सीट पर बैठ गई। लिली जानती थी कि शान को शांति पसंद है और ध्यान से चिढ़, इसलिए उसने शान के लिए प्रवेश द्वार की ओर पीठ करके सीट छोड़ दी। मांगे के बगल में बैठी उसने स्वाभाविक रूप से लव को अपने सामने तिरछे बैठे देखा। लिंग आर्य का। लिली ने सदमे से अपना मुंह ढक लिया। ये जीवंत होने जा रहा था। शान जल्द ही यहाँ आने वाली थी और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह जरूर लव के बगल में बैठेगी। लिली को उस सुबह उन दोनों के बारे में फैली अफवाहें तुरंत याद आ गईं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना शान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लिली ने मन ही मन माफी मांगी। उसी समय लिली को अपने पास की मेज से अराजक हंसी की आवाज सुनाई दी। धिक्कार है लिली, तुम्हें मेरे पास बैठने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? मांगे ने मन ही मन कोसा। फिर भी मांगे कुछ नहीं कर पाया। जून या शान जितना विशिष्ट न होने के बावजूद लिली भी एक प्रभावशाली परिवार से था। इसके अलावा किसी को भी मांगे के उपनिदेशक के बेटे होने का महत्व समझ नहीं आया। मुझे सिचुआन उबली हुई मछली और एक प्लेट कटा हुआ बीफ और मिर्च की चटनी में बैल की जीभ चाहिए, बहुत मसालेदार। जैसे ही लिली ने पास से गुजर रहे वेटर को अपना ऑर्डर बताया, लिली को साफ पता चल गया कि उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। ऑर्डर देने के बाद लिली ने मांगे को थोड़ी देर के लिए तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर नजरें फेर लीं। कैफेटेरिया में इतने सारे लोग होने के कारण स्टाफ इतना व्यस्त था कि लव की मेज पर अभी तक एक भी व्यंजन नहीं परोसा गया था। रसोई से आ रही पकवानों की खुशबू को सूंघते ही लव का पेट भूख से गुर्रा उठा। वह लगभग कुछ खाने के लिए तड़प रहा था। उसके पास चाय पीकर खुद को संतुष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था जिससे दौड़ते हुए खोया पानी फिर से भर जाए। आर्य एक देखभाल करने वाली बहन होने के नाते अपने भाई का कप खाली होते ही उसे भर देती थी। मांगे बस ईर्ष्या से देख रहा था, अपने आंसू दिल में दबाए हुए अपने खाली चाय के प्याले को देख रहा था जो न जाने कब से खाली पड़ा था। फिर भी आर्य ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। तो फिर तुमने मेरी बहन को $10,000 कैसे गंवा दिए? लव ने मांगे की आंखों में गहरी नजर डालते हुए शांति से पूछा। लिली के कान खड़े हो गए और उसने अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर लिया। लव का सवाल सुनकर मांगे लगभग भड़क उठी। शर्त लगाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने, सिर्फ लैप्स गिनने में तुम्हारी मदद करने के लिए खुद 2 क्लास छोड़ने, लीलेई से निपटने में तुम्हारी मदद करने और तुमसे $10,000 हारने के बाद भी तुम अनजान बनने की हिम्मत कैसे करोगे? आर्य को ध्यान से देखते हुए मांगे ने खुद को दबा लिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, है ना? उसने नाक भान सिकोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, जरूर मेरा रवैया बेहतर होगा। आखिरकार अगर उसे आर्य का दिल जीतना है तो लव उसका भावी साला बनेगा। इसलिए उसे लव के सामने अपनी औकात दिखानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उन पर अच्छी छाप छोड़े। मैंने कुछ देर पहले अपनी बहन को तुम्हें मांगे कहते हुए सुना था, बस इतना ही मुझे पता है। लव ने मांगे की ओर देखे बिना लापरवाही से कंधे उचकाकर जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। लव ने सोचा। क्या तुम? लव का अधूरा जवाब और रवैया सुनकर मांगे अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने अपना दाहिना अंगूठा उठाया और खुद की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूं। मैं मांगे हूं। तांग राजवंश के तांग जैसा ही चरित्र। मेन का मतलब है क्रूर। मेरा उपनाम छोटा जुआरी देवता है और मैं केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों से ही सीखता हूं। अब क्या तुम्हें याद है? याद रखें कि आप ट्रैक के चारों ओर लैप्स चला रहे थे। मैंने इसका इस्तेमाल एक जुआ खेलने के लिए किया था। दांव इस बारे में था कि आप कितने राउंड में रह पाएंगे। उन 10 राउंड और ऊपर दांव लगाने के लिए रिटर्न 20 गुना थे। राहुल ने जिस तरह से दांव के लिए इस्तेमाल किया था उसे नापसंद किया था। अपने भाषण को पूरा करने के बाद मांगे ने सहज रूप से अपनी मुट्ठी को कस दिया, बस जब राहुल ने उसे उसके साथ ड्यूक करने का फैसला किया। सभी के आश्चर्य के लिए राहुल को मांगे की परवाह भी नहीं थी। इसके बजाय उसका चेहरा प्रशंसा और आत्मसुधार से भरा था क्योंकि वह आर्य की ओर देखा था। क्या हुआ? लगभग मांगे ने खून बनाया। ओह, अच्छी तरह से किया, छोटी बहन। अपने बड़े भाई पर विश्वास रखने के लिए अच्छी नौकरी। आपको इस तरह के विश्वास को जारी रखना चाहिए।
ये कहा जा रहा है क्योंकि आप मुझ पर इतना विश्वास करते थे कि आपको सिर्फ $500 के बजाय कम से कम $100,000 का बेट करना चाहिए था। राहुल ने अपनी बहन को खुशी से कहा। ये देखकर कि मांगे ने सच कहा था, आर्या का दिल चिंतित हो गया। वह अपने भाई को देखने और देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। निंगलिंगू ने अपना सिर उठा लिया क्योंकि उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और राहुल को देखा। वह सब कुछ वह एक अजीब था। मेज के दूसरी तरफ लिली अपने जीवन की सबसे बड़ी हंसी थी। पूरे 3 वर्षों के लिए राहुल के रूप में एक ही वर्ग में रहने के बाद वह कभी नहीं जानती थी कि वह इस तरह के एक दिलचस्प साथी थे। $100,000 की शर्त टाइम्स 20 ने उस और वह 1 करोड़पति रहे होंगे। यहाँ तक कि छोटे जुआ खेलने वाले भगवान के पास पर्याप्त नहीं होगा। हिलाते हुए मांगे लगभग कैफेटेरिया से भागने की तरह महसूस करते थे। सौभाग्य से पहला डिश आ गई। मेज पर सुगंधित चिकन मशरूम स्टू के साथ इसकी टेंटलाइजिंग सुगंध ने तुरंत तनावपूर्ण वातावरण को हल कर दिया। अपनी हंसी को वापस रखने की जरूरत नहीं है, बहन। भोजन आपके पेट में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा यदि आप उस सभी हंसी को पकड़ते हैं। कक्षा में वापस जाने से पहले भोजन का आनंद लें। राहुल चिढ़ा हुआ। ये देखते हुए कि भोजन परोसा गया था, राहुल ने चॉपस्टिक के साथ चिकन ड्रमस्टिक को हथियाने और उसे अपने कटोरे में डालने से पहले राहुल के कंधों को थपथपाया। खुद के लिए उन्होंने शेष ड्रमस्टिक को चॉपस्टिक के साथ अपने नंगे हाथों से भस्म करने से पहले लिया। आर्या अब अपनी हंसी को वापस नहीं पकड़ सकता था। एक पलक झपकते में वह एक हंसी में फिट थी। उसकी हंसमुख और खूबसूरत मुस्कान ने तांग मिंग को स्तब्ध कर दिया। ये देखकर कि आर्या कितना खुश है, मैं अब आपके साथ बहस नहीं करूंगा, मांगे ने सोचा। जैसे ही उसने अपने दांतों को गुस्से में पीस दिया, मांगे ने राहुल के कार्यों की नकल की, एक चिकन विंग को पकड़ लिया और इसे आर्या के कटोरे की ओर ले गया। तारांकन पा राहुल ने अपने प्रकाश के तेज हाथों से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने दाहिने हाथ पर चॉपस्टिक का उपयोग करते हुए मांगे के चॉपस्टिक को थप्पड़ मारने के लिए। वह मेरी बहन है, मैं उसकी देखभाल करूंगी। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल ने मांगे में डूब गया। तांग मिंग ने चॉपस्टिक को लिंग्यू की आंखों में छुरा घोंपना पसंद किया होगा। वह शपथ ले सकता था कि अगर यह आर्य की उपस्थिति के लिए नहीं होता तो उन्होंने राहुल के सिर पर चिकन मशरूम के पूरे बर्तन को पटक दिया होता। ये सुनकर कि उसके भाई ने क्या कहा, राहुल ने गलती से चिकन ड्रमस्टिक को गिरा दिया। वह स्टू के कटोरे में पकड़े हुए था, हर जगह स्टू को छीन रहा था। उसका दिल इतना गर्म लगा और उसकी सुरुचिपूर्ण नाक लाल हो गई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के साथ अब इतने सारे आंसू नहीं रखने में सक्षम थे, आंसू उसके चेहरे के नीचे बहने लगे। जैसा कि वह थी, आर्य ने उस दिन सामान्य से अधिक आंसू बहाए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सुपर टॉप नॉवेल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।